नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रूपेश मिश्रा और एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का पत्रिका में बेहद स्वागत है। दोस्तों, पत्रिका के 40 अंडर 40 पावर लिस्ट में मध्य प्रदेश के 40 साल के अंदर के जो प्रतिभाशाली जो लोग हैं उनकी सूची जारी की गई है और इस सूची में भोपाल की शान सुहास कुमार भी शामिल हुई है। आपको बता दें कि ये शान के नाम से जानी जाती हैं और जलवायु परिवर्तन को लेकर इन्होंने बेहद कार्य किए हैं, राष्ट्रीय फलक पर भी अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी। और आपको बता दें कि ये मिस अर्थ इंडिया 2017 रह चुकी हैं और पत्रिका की 40 अंडर 40 पावर लिस्ट में इन्होंने एनर्जी एंड एनवायरनमेंट कैटेगरी में ये जो मुकाम है वो हासिल किया है। सबसे पहले शान, आपका बेहद स्वागत है और शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर आज और ये भी बहुत खुशी की बात है कि मुझे पावर लिस्ट का भाग बनाया गया है इस बार। शान, जिस प्रकार से पत्रिका की ओर से ये 40 अंडर 40 जो पावर लिस्ट है उस पर आपका नाम शुमार हुआ है और जाहिर तौर पर आपने इसके लिए बेहद काम किए हैं। जलवायु परिवर्तन पर आपने बेहद काम किए। डॉक्टर किरण बेदी का जो फाउंडेशन है उसके साथ आपने काम किए। सबसे पहले आप बताइए, आप बेसिकली भोपाल से हैं, तो अपने बारे में एक बार दर्शकों को बताइए कि कहाँ से आपने पढ़ाई की और कैसे आपका इधर रुझान बढ़ा। बिल्कुल, मैं सबको बताना चाहूँगी कि मैं 5 साल की उम्र से यहाँ भोपाल में ही रह रही हूँ और मेरी सारी स्कूलिंग यहाँ कार्मल कॉन्वेंट BHEL से पूरी हुई है। स्कूल में ही एक ऐसा समय था जब मुझे पर्यावरण के बारे में और जागरूकता मिली, क्योंकि स्कूल में काफ़ी वॉलंटियरिंग के अपॉर्चुनिटीज़ रहते थे। घर में भी मेरे पापा इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में काम करते थे, तो और मेरी मम्मी एक टीचर थी उस समय, तो दोनों की तरफ से बहुत प्रोत्साहन मिलता था कि ये वॉलंटियरिंग का काम करूं और आगे सीखूं कि पर्यावरण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, मध्य प्रदेश में पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ही बेहतरीन नेशनल पार्क्स हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं। तो बचपन से ही मुझे इन सब चीज़ों के बारे में जानने का मौका मिला और ये जानने का मौका मिला कि कितना ज़रूरी है हमें पर्यावरण संरक्षण करना हमारी ज़िंदगी के लिए और हमारी सेहत के लिए। हम हमेशा सोचते हैं कि हम यहाँ शहरों में रहते हैं और हमें देखने को नहीं मिलता हर दिन कि पर्यावरण में क्या हो रहा है, कि नेशनल पार्क्स में क्या हो रहा है, पर जो हम एक्शंस यहाँ अपने शहरों में लेते हैं उसका बहुत प्रभाव पड़ता है इन सारे जंगलों पर और उसका प्रभाव हमें वापस पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने स्कूल में ही सीखना शुरू किया और उसकी वजह से मेरा बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया इसके ऊपर काम करने के लिए। शान, आपने बताया कि जो आपके पिताजी हैं वो फॉरेस्ट सर्विस में है और जो आपकी माता है वो टीचर है। अमूमन होता है कि ऐसे परिवारों में जब बच्चे होते हैं, चूंकि मेरे पिताजी भी शिक्षक हैं, कि बच्चे को गवर्नमेंट जॉब के लिए ज्यादातर प्रोत्साहित किया जाता है कि गवर्नमेंट जॉब करिए, सिक्योर नौकरी करिए। तो मतलब उन सब चीजों को छोड़ के आप इधर आई तो कोई चुनौती नहीं रही या परिवार का सपोर्ट रहा बराबर आपके साथ? एक बहुत बड़ी बात है कि घर पे हमेशा इस बात का प्रोत्साहन था कि अपने आप को जानिए और उस हिसाब से जो आपको करना है वो करें। तो कभी हमेशा पेरेंट्स जैसे बताते हैं और मेरे मम्मी पापा ने भी हमेशा मुझे कहा कि बिल्कुल कोशिश करो, देखो अगर तुम्हें सिविल सर्विसेज में जाना है, देखो अगर तुम्हें एजुकेटर बनना है। तो वो सारे ऑप्शंस हमेशा मेरे लिए थे, पर एक सवाल ये भी था कि मुझे क्या करना है, मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट है। और जब तक मैं 11वीं 12वीं में पढ़ रही थी तब उस समय मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था मीडिया की पढ़ाई करने में और कम्युनिकेशंस के बारे में, क्योंकि मुझे कहानियाँ बहुत अच्छी लगती थी। मुझे फिल्मों में बड़ा उनको देखती थी तो मुझे उससे भी बहुत इंस्पिरेशन, बहुत प्रोत्साहन मिलता था। तो मैंने उस समय सोचा कि मैं इसके बारे में और सीखना चाहूँगी, तो मैंने फिर उस डायरेक्शन में काम करना शुरू किया। पर जैसा कि आपने सारे दर्शकों को भी बताया, उसके बाद मेरी फिल्म की पढ़ाई के बाद मेरा डायरेक्शन थोड़ा बदल गया, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगी। बिल्कुल जी। मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई सिम्बायोसिस पुणे से की, जहाँ पे मैंने मीडिया और कम्युनिकेशन के बारे में सीखा। पर कॉलेज में ही एक संस्था के बारे में मुझे जानकारी मिली, जिनने मुझे बताया कि भारत में ऐसे 300 मिलियन बच्चे हैं, 300 मिलियन से भी ऊपर इतने बच्चे हैं जिनको शिक्षा प्राप्त नहीं होती, और शिक्षा अगर प्राप्त होती भी है तो वो बहुत अच्छी शिक्षा नहीं होती। और इसमें से काफ़ी बच्चे
चौथी की पढ़ाई भी नहीं कर पाते और ड्रॉप आउट कर जाते हैं। तो उस 1 घंटे के प्रेजेंटेशन में मैंने अपने लाइफ के बारे में सोचा, और मैंने ये सोचा कि अगर मुझे घर में वो प्रोत्साहन नहीं मिला होता, अगर मेरे घर में मुझे मेरे पेरेंट्स या मेरे मम्मी पापा ये नहीं बोलते कि जो मन करे, जिसमें दिल है उसमें दिल लगाकर काम करो, तो मेरी ज़िंदगी कैसी होती। मैं उस कॉलेज में पुणे में, जो कि सिम्बायोसिस काफ़ी जाना जाता है इंडिया में, एक बहुत बेहतरीन कॉलेज के तौर पे, मैं उस कॉलेज में शायद नहीं होती अगर मुझे वो इनकरेजमेंट घर से नहीं मिला होता। तो ये जब मैंने सोचा तो मुझे लगा कि मुझे भी कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मुझे ये आगे बढ़कर दूसरे बच्चों को यही प्रोत्साहन देना चाहिए। इसलिए मैंने मीडिया की पढ़ाई के बाद एक फेलोशिप है जिसका नाम होता है टीच फॉर इंडिया फेलोशिप, जो पूरे भारत से जितने भी आप पढ़ाई कर रहे हो सकते हैं, या फिर आपने कॉलेज ख़त्म किया हो, या आप काम कर रहे हो, कोई भी अप्लाई कर सकता है। और उसमें से वो कुछ ही लोग को सेलेक्ट करते हैं कि हम जाके लो इनकम स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाएं, उनको सिखाएं कि उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, और कम्युनिटी में जाके उनके पेरेंट्स को, उनकी फैमिलीज़ को भी बताएं कि अपने बच्चों को कैसे एक तरह से प्रोत्साहन दें कि वो भी आगे बढ़ें, और सिर्फ चौथी ही नहीं, 10वीं ही नहीं, कॉलेज भी जाके ख़त्म करें, और उससे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो मैंने सब कुछ छोड़ के पुणे में पढ़ाई ख़त्म करके मैं मुंबई शिफ्ट हो गई। मालवनी एक काफ़ी बड़ा स्लम है मुंबई का, मैं वहाँ मूव हो गई। पहले मम्मी पापा को बिल्कुल लगा कि अरे ये मीडिया की पढ़ाई छोड़ के कहाँ इस काम में जा रही है। और ऑब्वियसली यहाँ पे जो हमने पढ़ाई की है, कार्मल कॉन्वेंट जैसे बहुत ही बेहतरीन स्कूल माना जाता है, और वहाँ पे भी एक बहुत डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई होती है। पर जो मैंने जाना कुछ लो इनकम स्कूल्स में जाके कि बच्चे इतने सारे हों और टीचर्स इतनी कम हैं कहीं कहीं कि वो मुश्किल हो जाती है वो पढ़ाई, तो उसके बारे में मैंने काफ़ी सीखा। गवर्नमेंट में पढ़ाने में बाकी टीचर्स कैसे मेहनत करते हैं उसके बारे में सीखा, बच्चों को पढ़ाया। कम्युनिटी में लोगों की मदद की ये समझने में कि बच्चों को पढ़ाने से क्या क्या उनके सामने क्या क्या अचीव कर सकते हैं वो। तो वो 2 साल की फेलोशिप रहती है जिसमें कि मैंने पढ़ाया। मैं ये बोलना चाहूँगी कि जितना बच्चों ने सीखा उससे ज़्यादा मैंने खुद सीखा, क्योंकि मैं सिर्फ 21 साल की थी जब मैंने ये किया, पर मेरे लिए बिल्कुल ही जो वर्ल्ड का एक व्यू होता है वो बिल्कुल बदल गया। जो भी मैं सोचती थी कि ये गलत है, ये सही है, ऐसा होना चाहिए, वो बिल्कुल एक ग्रास रूट्स पे जाके जब काम किया तो सीखा कि क्या क्या सोच मुझे खुद की बदलनी है और कैसे आगे काम करना है। जैसा कि आपने अभी बातचीत के दौरान बताया कि आप बिहार से भोपाल आई जी, तो कब आप बिहार से भोपाल आई और क्या पूरी आपकी शिक्षा दीक्षा भोपाल में ही हुई? जी, मेरी केजी से शिक्षा भोपाल में ही हुई है। 12th स्टैंडर्ड तक मैं 12 साल स्कूल कार्मल में ही थी। उसके पहले एक्चुअली मैं देहरादून में पैदा हुई, क्योंकि जैसा कि आपने बोला मेरे पापा सिविल सर्विसेज में थे, इसलिए ट्रांसफर्स होते थे। तो मैं देहरादून में पैदा हुई थी, और उसके बाद जो दूसरी जगह जहाँ मैं आई वो भोपाल ही थी। मेरे पेरेंट्स हैं बिहार से, पर वहाँ मेरा सिर्फ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से, नाना नानी से मिलने के लिए हम लोग जाते थे, दादा दादी से मिलने के लिए जाते थे। पर उसके अलावा मुझे लगता है कि अगर मुझसे कोई भी पूछेगा कि मैं कहाँ से हूँ तो मैं हमेशा भोपाल मध्य प्रदेश ही बोलूँगी। चलिए, ये बेहद खुशी की बात है। और शान, यहाँ पे चूंकि आप जलवायु परिवर्तन के लिए काम करती हैं और मौजूदा वक्त में ये बेहद महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जब चारों तरफ कंक्रीट के जंगल लग रहे हों, पेड़ पौधे लगातार कट रहे हों, ऐसे चुनौतीपूर्ण वक्त में आप जो जलवायु परिवर्तन जो लगातार हो रहा है, जो लगातार घटनाएं सुनने को मिलती हैं, आप जहां भी पहाड़ों में जाएंगी भूस्खलन जैसी घटनाएं हो रही, तमाम तरह की चीजें हैं, तो कितना चैलेंजिंग है इस वक्त में और क्या महत्वपूर्ण फैक्टर मानती हैं आप इसके लिए? एक्चुअली काफ़ी बड़ा जब देखा जाए जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, तो अभी सबसे बड़ा जो इशू मैं बोलूँगी वो जलवायु परिवर्तन ही है। क्योंकि जितने भी अलग अलग पर्यावरण के इश्यूज़ हैं, जैसे अगर आप बोले पोल्यूशन हो रहा है, या फिर बायोडाइवर्सिटी, जानवर मर रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, या फिर हम देखें कि पानी भी पोल्यूट हो रहा है, ये सारी चीज़ें एक तरह से जलवायु परिवर्तन बढ़ाती है। तो एक तरह से अगर हम देखें तो इस साल आपने न्यूज़ में खुद पढ़ा होगा, पत्रिका में भी खुद हमने देखा कि 122 वर्षों में मार्च में इस साल
सबसे ज़्यादा टेम्परेचर्स रहे हैं इंडिया में। और अभी हम मई में सुन रहे हैं कि भोपाल 43 डिग्रीज पे है, और एक तरह से 47 डिग्री 48 डिग्री दिल्ली में हो रहा है, 49 अभी मध्य प्रदेश के कई शहरों में भी इतना तापमान। हाँ बिल्कुल इतना तापमान हो रहा है, जो कि हमने खुद नहीं देखा। इसमें बड़े होते होते मई में तो हमें लगता था कि अरे एसी की कोई जरूरत नहीं है, पंखा में काम चल जाएगा। ऐसे 20 साल पहले एसी और कूलर और इतनी सारी चीजें नहीं जरूरत पड़ती थी हमें, पर आजकल इन सब चीजों की जरूरत पड़ रही है। और ये एक प्रिविलेज की बात है कि हम में से कई लोग ये सब एक्सपीरियंस कर पाते हैं कि हमारे यहाँ कूलर है, एसी है, पर यहाँ पे कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये सारी सुविधाएं नहीं हैं। और ये हीट वेव्स की वजह से काफ़ी लोगों की सेहत खराब हो रही है, जानें भी जा रही हैं अलग अलग रीजन्स में। अभी हमने ये भी सुनने को आया कि फ्लड्स हो रहे हैं हर बहुत सारी जगहों पे। तो एक तरह से देखा जाए तो इसकी वजह से, पर जलवायु परिवर्तन की वजह से और जो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से जितना एक तरह से हमारा लॉस हो रहा है, उसका इकोनॉमिक वैल्यू, हम लोग हमेशा जीडीपी के बारे में बात करते हैं, उसका इकोनॉमिक वैल्यू इतना ज़्यादा हो जाएगा कुछ ही सालों में कि फिर हम इकोनॉमी के बारे में नहीं सोचेंगे, हम इस लॉस को बचाने के बारे में सोचेंगे। तो इसलिए ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है कि मुझे लगता है अभी समस्या ये है कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि कोई और इसके ऊपर काम करेगा। और मुझे एक चांस मिला था, जो पहले इंसान थे दोनों नॉर्थ और साउथ पोल में जाने के लिए, सर रॉबर्ट स्वॉन। उनने एक कोट कहा है, उन्हें बोला है कि सबसे, अब मैं अगर हिंदी में बताना चाहूँ तो उन्हें बोला है कि पूरे दुनिया में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम सब सोचते हैं कि कोई और उसे बचाएगा, कोई और उससे बचाएगा। और ये सोच हमें बदलनी है, क्योंकि अब हम एक ऐसे मुकाम पे आ गए हैं, और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च की बॉडीज़ भी हैं, जैसे कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि सबसे ज़्यादा माना जाता है जितने भी स्टडीज़ होते हैं क्लाइमेट के ऊपर, उनने भी कहा है कि अब हमारे पास 8 या 9 साल ही बचे हैं। इन 8 या 9 साल में अगर हम इसके ऊपर सब मिलकर काम करना शुरू करें तो शायद हम टेम्परेचर्स को और बढ़ने से बचा पाएँ। कुछ चेंजेस ऐसे हो गए हैं ऑलरेडी जिसे कि हम वापस बदल नहीं सकते। जैसे कि कुछ हमारे पर्यावरण में, जैसे फॉरेस्ट्स हैं या ओशंस हैं, उसमें कुछ ऐसे बदलाव आ रहे हैं जिसे हम वापस नहीं ले जा पाएंगे। शान, तो इसके पीछे की आप मुख्य वजह क्या मानती है? क्या कारण है कि तापमान में लगातार इतनी बढ़ोतरी होती जा रही? कभी नहीं सुना था 48 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर, लेकिन अब आप देखिए ये आम हो गया है। मध्य प्रदेश के कई जिले हैं, कटनी है, जहाँ पे 48 डिग्री 47 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो क्या इसके पीछे आप कारण मानती हैं? जो हमने किताबों में पढ़ा है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं आजकल, ग्रीन हाउस गैसेस, हमारी कंजम्पशन बढ़ती जा रही है। हम जब शहरों में रहते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे एक्शंस, जो भी हम रोज़ के काम करते हैं, जिस तरह से हम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम जैसे गाड़ियों में ट्रांसपोर्ट करते हैं रोज़, हम जैसे कपड़े खरीदते हैं बहुत सारे, इन सब से थोड़ा थोड़ा करके हम सब लोग किसी तरह से कार्बन को बढ़ा रहे हैं। और कार्बन ही नहीं, बहुत लोग सोचते हैं सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। ग्रीन हाउस गैसेस में मीथेन भी आता है, उसमें नाइट्रस ऑक्साइड भी आता है। इन सब चीज़ों की वजह से, और वाटर वेपर भी, इन सब चीज़ों की वजह से पर्यावरण का टेम्परेचर बढ़ रहा है। हमारे एटमॉस्फेयर का, हमारी हवा का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और उससे जो गर्मी है, जो सूरज की गर्मी है, वो और ट्रैप हो रही है। तो यहाँ से तो गर्मी बढ़ी रही है, पर जो सूरज की रोशनी आ रही है उससे भी जो हीट आ रहा है उससे भी बढ़ रही है। तो सबसे बड़ा कारण, मुझे पता है आपने जब मुझसे ये क्वेश्चन पूछा तो शायद आप ये होप कर रहे होंगे कि मैं कुछ अलग बताऊं, बट रियलिटी यही है कि जो बच्चे आजकल किताबों में पढ़ रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, वही है रीज़न कि ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहे हैं। हमारे पर्यावरण को कहीं हम उतना नहीं संरक्षण कर पा रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं जगह जगह। पेड़ को एक नेचुरल कार्बन सिंक माना जाता है कि जितने पेड़ होते हैं उतना ही कार्बन वो ट्रैप कर लेते हैं। पर जैसे ही हम पेड़ काट रहे हैं और शहरों को डेवलप कर रहे हैं बिना ये सोचे कि ग्रीन एरियाज कौन से हैं, कहीं जगह अगर हम एक तरह से डेवलपमेंट को या शहरों को ज़्यादा एक तरह से इम्पोर्टेंस दे रहे हैं,
पर्यावरण की जगह, उससे ये ग्रीन हाउस गैस और बढ़ रहा है। और ये सिर्फ इंडिया के बारे में ही नहीं बोल रही हूँ, ये काफ़ी देश हैं। और अगर एक तरह से नंबर्स के बारे में बताएं तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स या फिर यूरोप में कई देश हैं, उनका कार्बन कंजम्पशन भारतीयों से काफ़ी ज़्यादा है। पर हमें भी ये कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि हम सबको मिलके काम करना है कि हम कार्बन कंजम्पशन कम करें। और कंजम्पशन किसी भी तरह से, एनर्जी, जो कपड़े खरीदते हैं, जो हम लोग घर की चीज़ें खरीदते हैं, हमारा सामान कहाँ से आ रहा है, जो कंपनियां हम जिनसे सामान खरीद रहे हैं वो सस्टेनेबिलिटी या सतत विकास पे ध्यान दे रही हैं कि नहीं, ये जानना ज़रूरी है। तो हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। एक बार दर्शकों को मैं चाहता हूँ कि आप सतत विकास के बारे में बताएं, जी क्या है और कैसे इस दिशा में काम करने की जरूरत है। काफ़ी, मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने ये सुना ही होगा, क्योंकि अभी पिछले 5-6 सालों में इसके बारे में काफ़ी बात हो रही है। तो सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अभी यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में 17 गोल्स बनाए थे जिसको पूरी दुनिया ने अडॉप्ट किया। और वो 17 गोल्स जितने भी हमारे पर्यावरण के या एक तरह से बोले सोशल इश्यूज जो भी हैं उसके ऊपर गोल्स थे कि पूरी दुनिया मिलकर उन सारे 17 गोल्स पे काम करें। जैसे अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं तो एक गोल हुआ क्लाइमेट एक्शन, मतलब कि हम क्लाइमेट के ऊपर मिलकर काम करें। एक और गोल हुआ जेंडर इक्वालिटी, मतलब कि महिलाओं लैंगिक समानता पे, जी बिल्कुल, और सशक्तिकरण, उसके ऊपर काम करें। एजुकेशन पे भी एक गोल है। तो ऐसे 17 गोल्स हैं जिसमें कि सस्टेनेबल सिटीज़ कैसे बनाए जाएं उस पर भी ध्यान दें। तो ये एक तरह से यूनाइटेड नेशंस और जितने भी देशों ने इसमें भाग लिया, जिसमें इंडिया भी एक पार्ट है, उसकी एक तरह से एक फ्रेमवर्क बनाया गया है जिससे कि सारे लोग मिलकर इन सारे गोल्स पे काम करें। और इन्हें डेडलाइन दिया था 2030। मुझे लगता है हम थोड़े पीछे हैं, पर अगर और लोग इसके बारे में जानने की कोशिश करें, और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं उनको बिल्कुल बोलूँगी कि अगर आपको सतत विकास और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी, तो ज़रूर जाके देखें कि ये क्या है, और आप खुद सोचें कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है और आप किस चीज़ के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें हैं, और उसके ऊपर आप कोई भी काम कर रहे हो, आप लॉयर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, मुझे लगता है सभी लोग एक तरीके से या एक या दूसरे तरीके से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। एक बड़ा सवाल ये है, क्योंकि जिस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे जन भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। तो बड़ा सवाल ये है कि इसको लेकर जनता को कैसे जागरूक किया जाए और कैसे ज्यादा से ज्यादा जनता को लेके बताया जाए कि भाई इसके क्या नुकसान है। यद्यपि आप लंबे टाइम से इस पे काम कर रही है, तो क्या लगता है कि जागरूकता में कमी क्यों है और कैसे जागरूक बनाया जाए? मुझे लगता है जागरूकता में उतनी कमी नहीं है जितना कि जागरूक होने के बाद काम करने में ही। मुझे लगता है काफ़ी लोग अब जलवायु परिवर्तन के बारे में जानते हैं, हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी पे देखते हैं, हर जगह जो नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, काफ़ी लोग सतत विकास के बारे में भी जानना शुरू हो गए हैं अब। पहली बात तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो हमें मिलते हैं, जैसे कि आपने मुझे दिया है आज पत्रिका में आके इसके बारे में बात करने के लिए, ये एक शुरुआत एक तरह से है जहाँ पे मैं सबको बता सकती हूँ कि आप ज़रूर, अगर आप घर पे देख रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी और पाएं। और जितने भी लोग हैं आपके फैमिली में, आपके दोस्त हैं, आपके साथ काम करते हैं, उनको ज़रूर बताएं। मुझे पता है कि काफ़ी कंपनीज़ में भी ये इन सारे गोल्स के बारे में बात होती है, पर ये एक आपने बहुत अच्छी चीज़ कही अभी, जन भागीदारी। मुझे लगता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये समझ जाएं कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के काम कितना महत्वपूर्ण है आज के दिन में, तो अगर वो उसके बारे में बात करना और शुरू करें और अपने आसपास के लोगों को समझाएं कि कितना ज़रूरी है, तो मुझे लगता है एक तरह से दबाव बढ़ेगा। और जो गवर्नमेंट है वो भी एक तरह से कोशिश करेगी कि ये पहली चीज़ हो जिसके ऊपर हम काम करें, क्योंकि अभी तो शायद गर्मी बढ़ रही है, पर हो सकता है अभी 5 साल के बाद और यहाँ पे इतनी गर्मी बढ़ जाए कि हम रह ना सकें। या जो सी लेवल राइज हो रहा है उससे जितने भी भारत के कोस्टल शहर हैं उन पे भी काफ़ी अफेक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें होने से बचाने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम इसके बारे में बात करना अभी शुरू करें। और कभी कभी हमें लगता है हम सिर्फ बात कर रहे हैं, पर
ये एक तरह से माइंडसेट चेंज की बात है कि जितने लोग इसके बारे में केयर करना शुरू करेंगे, जितने लोग सोचेंगे कि हाँ ये हमारे लिए ज़रूरी है, वो अपने ही पंचायत में या सिटी में जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी नेता हैं, उनके पास तक ये बात पहुंचाएंगे, तो उस शहर में या उस प्रदेश में ये मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट बनेगा और इसके ऊपर काम बढ़ेगा। तो सबको जागरूक होना ज़रूरी है। एक बात तो ये है कि हम खुद भी अपने लाइफ में थोड़े बहुत चेंजेस ला सकते हैं, जैसे कि हम एनर्जी का यूज़ कम करें, हम अपना खुद का पानी का कुछ बहुत ही आसान सी चीज़ें, खुद का पानी का बोतल ले जाएं जब आप यूज़ कर सकें, प्लास्टिक का उपयोग ना करें, अपना खुद का कपड़े का थैला लेके जाएं जब आप बाहर कुछ खरीदने जा रहे हैं। मुझे पता है आजकल काफ़ी मुश्किल होता है, खासकर इस गर्मी में, पर जब भी, और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल ही छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है हमें, पर जितनी कोशिश हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब यूज़ कर सकते हैं तब करें। जितना भी आप कम, अगर आपको कोई सामान नहीं चाहिए, घर में कोई नई चीज़ ला रहे हों या अपने लिए कपड़े खरीद रहे हों, कोई भी ऐसी चीज़ अगर आपको नहीं चाहिए तो ना खरीदें, सेकेंड हैंड लें, आप साइकिल करें। ऐसी छोटी छोटी जो हैबिट्स हैं अगर हम चेंज करेंगे, मुझे लगता है भारतीय संस्कृति में ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि, जैसे हम मम्मी पापा को ही देखते हैं कि हर बार कोई भी कपड़े का बैग आ गया तो उसे संभाल के रख लिया जाता है, कोई भी नया डब्बा आ गया उसे संभाल के रख लिया जाता है। तो इसी सारे उदाहरण को लेके हम आगे भी बढ़ सकते हैं अपने पर्यावरण के काम में। अच्छा, यदि मैं सरकारों की बात करूं, क्योंकि जितना महत्वपूर्ण जन भागीदारी है इस मामले पे, उतना ही महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं सरकारों का भी पक्ष है इस पे। तो बड़ा सवाल ये है कि सरकारें जो भी काम कर रही, फिर चाहे वो प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, तो आपको क्या लगता है सरकार की ओर से अभी और काम करने की जरूरत है, या फिर जो काम किया जा रहा है उससे अभी बात नहीं बनने वाली? जी, मुझे लगता है कि एक तरह से पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम देखें तो हम काफ़ी और काम कर सकते हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर तरह की ज्योग्राफिया है, हर तरह की, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जो आप बोले, हर सब कुछ है यहाँ। भोपाल में ही काफ़ी कुछ है, भारत में ही काफ़ी कुछ है, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं विकास के नाम पर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं जिसमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं बच पा रहे हैं उतना। और मैं समझती हूँ कि ये आसान डिसीजंस नहीं है, क्योंकि हमें लोगों के बारे में भी सोचना है, पर एक तरह से हमें इसे और महत्वपूर्ण बनाना पड़ेगा। और जितने भी हमारे पर्यावरण, हमारे जितने भी जंगल हैं, हमारे जितने भी जानवर हैं अलग अलग स्पीसीज़ के, क्योंकि इंडिया में तो बहुत बहुत सारे हैं, उन सबको बचाने के ऊपर काम और बढ़ाना पड़ेगा। और यही नहीं, एक तरह से हम बचाने की हमेशा बात करते हैं, हम संरक्षण की बात करते हैं, पर अब एक ऐसा समय आ गया है जहाँ पे हमें रीजेनरेशन की बात करनी है कि हम कैसे नई चीज़ों को या नई जगहें बनाएं जहाँ पे हम और पेड़ उगा सकें, नए फॉरेस्ट्स बना सकें, नए जंगलें बना सकें। और ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी सस्टेनेबल तरीके से, जहाँ शहरों में ही, जैसे कि आज ही मैं देख रही थी, भोपाल को माना जाता है एक बहुत ही हरा शहर, और इस बात के लिए मैं हमेशा बहुत ही प्राउड रही हूँ कि भोपाल में इतने सारे लेक्स हैं, इतने पेड़ हैं। पर मुझे बहुत दुख हुआ 2014 में जब WHO की रिपोर्ट ने ये निकाला कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषित 20 शहरों में, दुनिया में, मैं भारत की भी बात नहीं कर रही हूँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषित 20 शहरों में भोपाल का नाम था, PM 2.5 के नाम पे। और मैं बहुत ही शॉक में थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता पोल्यूशन, पर रियलिटी ये है कि मैं आज भी चेक कर रही थी, भोपाल का जो प्रदूषण है, जो अच्छी एयर क्वालिटी जो मानी जाती है उससे ख़राब है अभी। आज 88 एयर क्वालिटी इंडेक्स पे मैंने देखा, और एक हफ्ते पहले जब मैं देख रही थी तो वो 131 पे था, जो कि अनहेल्दी माना जाता है। तो अगर भोपाल जैसे शहर में ऐसा हाल है, जहाँ पे हम बहुत मानते हैं पर्यावरण को भी, लेक्स को भी, कितनी सुंदर सा शहर है, उसमें ऐसा हाल है, तो हमें यहाँ से ही काम शुरू करना है एक तरह से, और जागरूकता फैलानी है, और अपने गवर्नमेंट्स जो हैं, हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स, उनसे भी ये बात रखनी है आगे। अगर हम सब मिलके करेंगे तो मुझे बिल्कुल लगता है कि हम इस काम को आगे बढ़ा पाएंगे। अभी बहुत गुंजाइश है और काम करने की, हमारे देश में काफ़ी पोटेंशियल है और काम करने का। मुझे पता है कि प्लान्स काफ़ी अच्छे बनाए हैं हमने,
हमने अंतर्राष्ट्रीय पद पे जब हम बात भी करते हैं इंडिया के जो प्लान हैं 2050 के लिए, 2030 के लिए, जितना भी हमने रिन्यूएबल एनर्जी पे इन्वेस्ट किया है, वो सारे प्लान्स बहुत अच्छे हैं, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन मुझे लगता है और बेहतर हो सकता है। और उसके अलावा क्योंकि भारत की आबादी इतनी ज़्यादा है, मुझे पता है कि काफ़ी कठिनाइयाँ हैं, क्योंकि अभी भी हम अपनी रिन्यूएबल कैपेसिटी तो बढ़ा रहे हैं पर हम फॉसिल फ्यूल्स भी बढ़ा रहे हैं। तो एक तरह से कोशिश तो है, पर इससे ज़्यादा हमें काम करना पड़ेगा। मतलब आपका कहना है कि प्लान तो बन जाते हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन जैसे होना चाहिए ग्राउंड जीरो पे, वैसा क्रियान्वयन नहीं होता। हाँ, पर मैं ये भी मानती हूँ कि ये बहुत ही काला सफ़ेद टाइप का प्रॉब्लम नहीं है। इसमें काफ़ी लोगों के बारे में सोचना पड़ता है। और जैसे कि अभी मैंने आपको फॉसिल फ्यूल्स का जो उदाहरण दिया, वो हम सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग, करीबन 1/3 लोग भारत में, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी के साधन नहीं हैं प्रॉपर, और उनको इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए, बाकी गाँव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने, शहरों में इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाने के लिए, पावर को पहुंचाने के लिए हम फॉसिल फ्यूल का भी कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं। तो मुझे पता है कि एक तरह से हम कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ से हमारी कठिनाइयाँ भी बढ़ रही हैं, ये गर्मी भी बढ़ रही है, उसके वजह से हम और फॉसिल फ्यूल्स ला रहे हैं। तो एक तरह से हमें स्टैंड लेना ही पड़ेगा कि अब हमें जितना भी इन्वेस्टमेंट करना है रिन्यूएबल में करना है, नई इनोवेशन पे काफ़ी आजकल ध्यान गया है। तो जो युवाएं हैं इनोवेशन पे काम करें, या फिर जो इंडिया में काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं जो कि जिन्हें इंजीनियरिंग पे काम किया है, इनोवेशन पे काम किया है, वो ऐसे इनोवेशंस पे अगर उनको फंडिंग मिले तो ऐसे काम करें जिससे कि कार्बन जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, जो हमारी हवा में कार्बन ट्रैप हो रहा है, उसको जैसे मैंने बोला पेड़ कार्बन सिंक है, वैसे ही टेक्नोलॉजी बनाएं कि जो कार्बन है उसमें ट्रैप किया जाए। तो एक तरह से काफ़ी चीज़ें हैं जो किए जा सकती हैं। तो मेरा फाइनल मैसेज इसके लिए यही है कि उन सारी चीज़ों पे ध्यान देना, उसके लिए फंडिंग, बजट करना, और जितने भी लोग हैं जो इस पे काम कर सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको प्रोत्साहन देना कि इन सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाए, और इसे एक ऐसा मुद्दा बनाए जो भारत के सारे लोग जानते हो कि हाँ, मेरा भारत इस पे काम कर रहा है और ये बहुत ज़रूरी है। तो ये एक माइंडसेट शिफ्ट है जो मैं बहुत खुश होंगी अगर ऐसा हो गया मेरी लाइफ टाइम में, अगले 20 सालों में अगर ऐसा हो गया तो ये देख के मुझे बहुत खुशी होगी। पर मुझे अभी लगता है कि लोग जागरूक ज़रूर हैं, पर ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा काफ़ी लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। शान, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ये है कि प्रचंड गर्मी पड़ रही है, और जो हमारे पानी के जो पारंपरिक स्रोत थे, फिर चाहे वो कुआं हो, तालाब हो, नदी हो, ये सूखने के कगार पे हैं। इसके पीछे का एक बड़ा कारण ये भी है कि लोग इनके किनारे अतिक्रमण करने लगे, घर बनाने लगे, खेती करने लगे, जो भी तमाम तरह के काम थे। और मुझे बताते हुए खुशी है कि पत्रिका इसको लेके लगातार मुहिम चला रहा है, सरोवरों को बचाने के लिए, नदियों को बचाने के लिए, जो भी हमारे पारंपरिक जल के स्रोत हैं। तो आपको नहीं लगता कि सरकारों को भी इस ओर ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है? क्योंकि जब हमारे पारंपरिक स्रोत ही नहीं रहेंगे तो फिर हमें नहीं लगता कि हम ज्यादा लंबे टाइम तक, फिर पानी के लिए भी ऐसी स्थिति होगी। अभी भी आप देखिए शहरों में क्या स्थिति है पानी को लेके। जी बिल्कुल, मुझे लगता है सरकार को पर्यावरण या पानी या खाना, इन तीनों चीज़ों को लेके हमेशा ही सतर्क रहना चाहिए और ये देखना चाहिए। जैसे अभी आपने जो मुद्दा बताया उसमें आपने कहा कि लोग घर बना रहे हैं, तो शायद इसका प्रॉब्लम पानी की कमी नहीं है, इसका प्रॉब्लम पर्यावरण नहीं है, इसका प्रॉब्लम है कि प्रॉपर प्लानिंग नहीं है उनके घरों के लिए। तो मुझे लगता है उसके लिए सरकार बिल्कुल मदद कर सकती है कि ये जो स्रोत है उनको लोग अलग छोड़ दें। पर अगर लोगों के पास इसके लिए कोई सुविधा ही ना हो तो हो सकता है कि वो हमेशा ये सोचे कि मुझे पहले अपना घर बनाना है, बाकी चीज़ें तो बाद की बात है। और यही एक चीज़ है जो मैं माइंडसेट के बारे में आपको बोल रही थी, जिस तरह से हम सोचते हैं उसके बारे में बोल रही थी कि ये हमारा ह्यूमन नेचर है कि हम हमेशा पहले आज की सोचते हैं। हम 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, उसके बारे में नहीं सोचते। और उसी के वजह से ऐसा है कि पिछले 30 सालों से साइंटिस्ट और रिसर्च स्टडीज़ जो हुई हैं वो बोल रहे हैं कि 30 साल के बाद ऐसा समय आएगा जब जलवायु परिवर्तन से बहुत सारे नुकसान होंगे, और अब वो शुरू हो गया है। पर 30 साल तक हम में से काफ़ी लोगों ने ये बात नहीं सुनी और हमारे लिए काफ़ी कठिन होता है आज के बाद का सोचना।
आज से 5 साल का सोचना, पर अब हमें धीरे धीरे ये सोच बदलनी पड़ेगी। और हाँ, बिल्कुल सरकार को इन मुद्दों पे तो सतर्क रहना ही पड़ेगा कि अलग अलग जो क्षेत्र हैं शहर के, उनमें क्या क्या कठिनाई हो रही है, कैसे उसको सुधारा जाए। पर एक तरह से मुझे लगता है कि अगर उनके विचार में पर्यावरण, पानी और खाना तीनों को वो एक लेंस से देखें अगर, तो उन्हें दिखाई, मतलब एक तरह से बहुत ही क्लियरली दिखाई देगा कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं। अगर पर्यावरण पे हम ध्यान ना दें, अपने जंगलों पे ध्यान ना दें, तो पानी के स्रोत तो सूखेंगे ही। ये हम आपने अभी कुओं की बात की, जो ग्राउंड वाटर है वो सूख रहा है, पर एक तरह से जो हम अपने लेक्स या पॉन्ड्स या अपने जितने भी नदियां हैं उनके बारे में बात करें, और मध्य प्रदेश में तो काफ़ी सारे हैं, तो वो भी सूखना शुरू हो जाएंगे, सूखना शुरू हो ही गए हैं, क्योंकि पर्यावरण पे हम ध्यान नहीं दे रहे एक तरह से। तो उस पर हमें ध्यान देना शुरू करना पड़ेगा, और सारे लोगों को, खासकर जो कम्युनिटीज़ उन पानी के स्रोतों के पास रहते हैं, जितने भी लोग वहाँ पे रहते हैं, उनको भी इसके बारे में बात उठानी पड़ेगी कि हमें इसे बचाना है। ये सबसे ज़रूरी है। शान, आप एनर्जी और एनवायरनमेंट पे भी लगातार, चूंकि आपका लंबा अनुभव रहा है, तो जाहिर तौर पर आप पिछले कई वर्षों से काम कर रही, तो आपके आगामी विजन भी होंगे। तो आगामी वक्त में आप ऐसा कौन सा काम करने वाली है, आपकी क्या सोच है, आपको क्या लगता है कि क्या टारगेट लेके अब आप आगे के वर्षों में चलेंगी? बिल्कुल, अभी मेरा जो काम है वो इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण पे मैं काम करती हूँ, और ख़ासकर उनका नेतृत्व बढ़ाने के लिए मैं एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ के साथ काम करती हूँ। और इसमें मैं महिलाओं की बात इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि जब पर्यावरण में कोई भी लॉस होता है या कोई भी गड़बड़ होती है एक तरह से, तो सबसे ज़्यादा बर्डन महिलाओं पे या बच्चों पे आता है। तो एक तरह से अभी मैंने पिछले कुछ सालों में देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, या फिर हम अगर देखें अपने नेताओं को देखें, या फिर जितने भी लीडर्स हैं उनको देखें, तो ज़्यादातर इन पदों पर महिलाएं नहीं हैं। तो अगर उनकी बात ही नहीं सुनी जा रही है, तो फिर विकास एक तरह से पूरी तरीके से कैसे होगा? अगर उनको क्या कठिनाइयां हैं वो नहीं सुनी जाए, तो विकास किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे? उसके ऊपर मेरा काम अभी पूरी तरीके से शुरू है। पूरे एशिया के रीजन में मैं महिलाओं के साथ अभी काम कर रही हूँ कि वो समझ पाएँ कि वो कैसे इन पदों पर जा पाएँ, और उस हिसाब से बाकी जो मेंटर्स बोलते हैं, जैसे कोई बहुत ही ज्ञानी लोग जो ऑलरेडी इन इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं जानने के लिए कि इन पदों पे वो कैसे जा सकती हैं और अपनी आवाज़ उठा सकती हैं। ये हो गया महिलाओं के साथ मैं कैसे काम कर रही हूँ। पर्यावरण की तरफ से मैंने जो आपको कहा कि अभी जागरूकता बढ़ रही है पर लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके ऊपर मेरा दूसरा काम है कि मैं पूरे एशिया के रीजन में जितने भी युवाएं हैं, क्योंकि अभी 10 साल बाद वही युवाएं ऐसी पोजीशंस पे होंगी जो कि वो इनोवेट कर रहे होंगे, नए नए आइडियाज़ ला रहे होंगे कि कैसे हमें जलवायु परिवर्तन को सॉल्व करना है, कैसे हम आगे बढ़ें, कैसे हम बहुत सारे जितने भी हमारे शहर हैं, हमारे प्रदेश हैं, उनको कैसे बचाएं कि खाने की कमी ना हो, पानी की कमी ना हो, कि इतनी गर्मी ना बढ़े, कि नेचुरल डिज़ास्टर्स ना हो। तो उन सबको जिनको नहीं पता है उनको पहले जागरूक करना मेरा काम है, और दूसरा अलग अलग संस्थाओं के साथ मिलकर जिनके पास ऑलरेडी जागरूकता है उनको ये सिखाना है, ट्रेन करना है एक तरह से कि अब आप जागरूक हो गए हैं, पर आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप किस चीज़ पर काम कर सकते हैं और कैसे उस काम को शुरू कर सकते हैं। तो वो जागरूकता को एक तरह से काम में बदलने का काम मैं अभी कर रही हूँ। तो शान, पत्रिका के दर्शकों से आप क्या अपील करना चाहेंगी, क्या बोलना चाहेंगी? मैं बस यही बोलना चाहूँगी, शायद मैंने पहले मैसेज में कहा है पर मैं उसे दोहराना चाहूँगी कि अभी एक ऐसा समय आ गया है जहाँ पे काफ़ी साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, जितनी भी पढ़ाई हुई है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के ऊपर, उनने कहा है कि हमारे पास 10 साल से भी कम है इसके ऊपर ऐसा काम करने के लिए कि हम ये टेम्परेचर राइज और जो सी लेवल राइज है उसको कम कर सकें। इसके लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, और जागरूक होने के बाद इस पर एक तरह से काम करना ज़रूरी है। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि घर बैठे बैठे हमें कभी कभार लगता है कि हम क्या कर सकते हैं, ये तो शायद सरकार का काम है
या फिर जितने भी नेताएं हैं मेरे शहर में उनका काम है, या फिर जो पर्यावरण के ऊपर पूरे समय में काम करते हैं उनका काम है। पर मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अब वो वक्त निकल गया जब सिर्फ कुछ ही लोग इस पर काम करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। अब एक ऐसा समय आ गया है जहाँ सबको जागरूक होकर इसके ऊपर आवाज़ उठाना है और अपनी सरकारों को, अपने जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स को, सबको ये समझाना है कि ये अभी का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो या आप डॉक्टर हो या लॉयर हो या आप आर्ट्स में काम करते हो, फिल्म में काम करते हो या आप NGO में काम करते हो मेरे तरह, आप सभी ज़रूर सोचें कि अपने काम में या फिर किसी भी चीज़ में जिसमें कि आप अच्छे हैं उसमें आप कैसे जलवायु परिवर्तन में बदलाव ला सकते हैं, कैसे उसे रोक सकते हैं। मुझे भी हमेशा लगता था कि अरे मैंने मीडिया किया है, साइंस तो किया नहीं, तो अब मैं जलवायु परिवर्तन में कैसे काम कर सकती हूँ, और मैं सोशल वर्क में काम कर रही हूँ, बच्चों को पढ़ा रही हूँ, पर जलवायु परिवर्तन में कैसे काम कर सकती हूँ। और फिर मैंने दूसरे लोगों से सीख कर अपने बच्चों को, जिनको मैं पढ़ा रही थी, उनको पर्यावरण के बारे में सिखाना 4th कक्षा से शुरू किया। उसके बाद मैंने पूरे एशिया के रीजन में सतत विकास के बारे में सीख कर अपने कम्युनिकेशंस की स्किल को आगे उभार कर उन्हें ट्रेन किया कि ये सतत विकास क्या है, जलवायु परिवर्तन क्या है। तो मुझे पहले लगता था कि एक अकेली मैं क्या कर सकती हूँ, पर ये सारी चीज़ें जानकर मैं आगे बढ़ी और मैंने दूसरे लोगों को जागरूक किया, अपनी खुद की कुछ विचारधाराएं और हैबिट्स को चेंज किया। और आप भी कर सकते हैं, आप किसी भी फील्ड में हो, मैं आपको प्रोत्साहित करूँगी कि आप ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये थी पत्रिका 40 अंडर 40 पावर लिस्ट की विजेता, और जाहिर तौर पर इन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया। और तमाम पत्रिका के उन करोड़ों दर्शकों से मैं अपील करना चाहूँगा कि प्राकृतिक धरोहरों को बचाने के लिए जो भी आप अपना थोड़ा सा भी योगदान दे सकते हैं तो जरूर दें। अपने छोटे भाई, बड़े भाई, माता पिता, पड़ोसी, तमाम लोगों को जितना भी आप जागरूक कर सकते हैं जरूर करें, क्योंकि जो प्राकृतिक धरोहर है इनका यदि हम संरक्षण नहीं करेंगे तो जाहिर तौर पर कल हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे 40 अंडर 40 के नए विजेता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।